Students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर 10th क्लास की इंग्लिश के जो क्वेश्चन पेपर थे, जो कि आप कह सकते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर था, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे और उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन जैसा कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की ये नीड थी और ये रिक्वेस्ट थी कि मैं इसकी वीडियो को लेकर आऊँ, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें मैंने अपने तरीके से इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके, ताकि ये आपको आई कैची रहे, यानी कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखकर समझ पाएँ और अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएँ, ताकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा कलरफुल बनाया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो शुरू करने के पहले आप जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें विथ योर फ्रेंड्स, सो दैट आई कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे कि जो भी 60 क्वेश्चंस थे, उस 60 क्वेश्चंस में से जो हमें 50 क्वेश्चन ऑप्ट करने थे वो सारे एमसीक्यूज थे, और उसको एक एक करके मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करूँगा ओवर गो थ्रू, ताकि आप बस आंसर सही से देख पाएँ। और एक रिक्वेस्ट है कि पहली वाली जो वीडियो मैंने इसी वीडियो को बनाया था, लेकिन मैंने वो वीडियो टेक डाउन कर ली, क्योंकि आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि वो वीडियो में थोड़ी एरर्स हैं। दैट्स वाई मैंने वो वीडियो टेक डाउन करके वीडियो फिर से फ्रेश बनाई है। तो ये वीडियो 100% सही होगी, तो उसकी आप गारंटी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मार्था's स्टोरी वो लिसन्ड बाय द चिल्ड्रेन विथ व्हाट। तो जॉय के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित होके जो बच्चे थे मार्था की स्टोरी सुनते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द पोएम द एम्प्टी हर्ट। एम्प्टी हर्ट किसने लिखा? तो पेरियासामी थूरन। ठीक है, तीसरा है द पोर्टर इज आउट ऑफ ब्रेथ। बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज द पोएट इन ओड ऑन सॉलिट्यूड वांट्स टू लिव अनसीन। जो पोएट था वह किसी से बिना देखे जीना चाहता था अपनी ज़िंदगी को, है ना। फिर है इन एन इंडियन फिल्म शुड स्टीयर क्लियर ऑफ इनकन्सिस्टेंसी, यानी कि जो इंडियन फिल्म्स होती है उसमें ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर है कि हु स्विच्ड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू। गिल्लू के लिए हीटर ऑन किसने किया? तो ऑथर ने किया। फिर है कि रैपिड मूवमेंट गिव्स यू सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। जो रैपिड मूवमेंट होता है, जो तुरंत के जो मूवमेंट होते हैं एकदम एक्टिव होते हैं, और वो एक सुपरफिशियल सेंस देते हैं, यानी कि स्पष्ट रूप से ड्रामा का एक सीन क्रिएट करते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, दैट इज अकॉर्डिंग टू जिम हु यूजेज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज द मोस्ट। यानी कि जिम के अनुसार कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को यूज़ करता था? तो इट वॉज वीमेन, है ना। फिर है 9th क्वेश्चन कि एलर्जेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। वो बस 2 ही टाइप के होते हैं, आपने बुक में पढ़ा भी होगा। सो डू इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 10th नंबर, दैट इज जबरा वॉज हल्कूज डॉग। जबरा जो था हल्कू का एक कुत्ता था। फिर है हर वॉइस एंड हर नैरो चेन इज फ्रॉम द पोएम विच। कौन से पोएम से ये लाइन ली गई है? तो ये मार्था पोएम वाली जो चैप्टर था उसमें ये लाइन थी, इसलिए मार्था इज द राइट ऑप्शन, सी। नाउ मूविंग टू द 12th, अकॉर्डिंग टू द बेट द लॉयर हैड टू रिमेन इन द सेल फॉर हाउ मच ईयर? सो फॉर 15 ईयर। आंसर इज डी। Moving to the next, that is 13th number question, that who received the Nobel Prize on behalf of Aung San Suu Kyi. So Aung San Suu Kyi के बिहार पर किसने प्राइज रिसीव किया था? तो इट वॉज हर सन। बी इज द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द 14th नंबर, द ओल्ड विमेंस हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ टाउन। टाउन के आउटसाइड में उस बूढ़ी औरत का घर था। ठीक है, मूविंग टू द 15th नंबर, व्हेन अ कॉलियर सॉ डैश ऑन हर फ्रॉक्स सी वॉज एंग्री। उसने अपने फ्रॉक पे क्या देखा? तो दाग धब्बे देखे ना, तो स्टेन्स आर द राइट आंसर। चलिए 16th नंबर क्वेश्चन है, हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन द पीपुल ऑफ। जो गांव के लोग होते हैं उनका हेल्थ अधिकतर स्वस्थ रहता है, सो तो विलेजेस इज द राइट ऑप्शन, ए। ठीक है, 17th नंबर क्वेश्चन है कि आंग सन सू की फॉट फॉर डैश ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। वो किसके लिए लड़े थे आंग सन सू की? तो इट वॉज इमेंसिपेशन। दैट इज इमेंसिपेशन मीन्स आज़ादी। ठीक है, इमेंसिपेशन मतलब आज़ादी, याद रखिएगा आप। इसी से आंसर ये आपके बहुत बार गलती हो जाती हैं, तो वर्ड मीनिंग्स भी याद करना बहुत ज़रूरी है। सो इमेंसिपेशन इज द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द 18th नंबर, दैट इज गिल्लू वॉज ब्यूरिड अंडर द सोनजोही प्लांट। सोनजोही प्लांट के तले उसको गाड़ा गया था, यू कैन से।
तो दिस इज द राइट ऑप्शन. मूविंग टू द 19th नंबर, दैट इज द टू गर्ल्स मलाशा एंड अकोलिया हैड गॉन टू द डैश टू प्रे. कहाँ गए थे वो लोग प्रे करने? तो दे वेंट टू चर्च. सी इज द राइट ऑप्शन. 20th नंबर क्वेश्चन है कि आर.सी. हचिंसन रोड दैट ही वॉज द प्ले इन डबलिन. उन्होंने कहाँ पे प्ले देखा था, नाटक कहाँ देखा था? उन्होंने डबलिन में देखा था. बी इज द राइट ऑप्शन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी आपको पता है कि राधाज फ्रेंड्स आर डैश अबाउट राधा. वो क्या थी? राधा की जो दोस्त थी, सहेलियाँ थी, वो राधा को लेकर बहुत चिंतित थी. तो सी इज द राइट ऑप्शन, दैट वरीड. फिर क्वेश्चन चलते हैं 22nd पे कि द पॉलिथीन बैग मेक्स अ डैश नॉइज. वो किस टाइप की आवाज़ निकालता था? जो पॉलिथीन बैग को आप अगर छूते हैं, टच करते हैं, तो कैसी आवाज़ आती है? तो इस स्क्वीकी नॉइज. स्क्वीकी नॉइज मतलब एकदम तीखी आवाज़ होती है, जो कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है ना, उससे हम स्क्वीकी नॉइज बोलेंगे, है ना. अब 23rd नंबर क्वेश्चन है कि ये स्लीपिंग पोर्टर चैप्टर किसने लिखा है? तो राइटर इज लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, है ना. अब 24th पे चलते हैं. द डैश ऑफ द कोल हैज़ बीन चार्ड बाय द फायर ऑफ लव. तो इट वॉज द विंग्स. तो पोएम में ऐसा बताया जाता है कि केवल की जो पंख है वह प्यार के आग से झुलस रही है. सो द विंग्स इज द राइट ऑप्शन. नाउ मूविंग टू द 25th. इन द टाउन द नाइटिंगेल इज म्यूट. शहरों में जो आवाज़ होती है बुलबुल की, वो तो सुनाई नहीं देती है. सो दैट्स वाई आंसर इज म्यूट. 26th क्वेश्चन है कि इंडियन कल्चर इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स वाइटलिटी, है ना. अपनी वाइटलिटी की वजह से जो इंडियन कल्चर है वो बहुत अमेजिंग है ना. चलिए अगला क्वेश्चन है कि देयर वॉज डैश टू लुक आफ्टर सन एंड मून. सन एंड मून को देख रेख करने के लिए कोई नहीं था. तो नो बडी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ह्यूमनिटी कैन नॉट बी बाउंडेड टू डैश एंड वॉर, रेसिज्म एंड वॉर. यानी कि इनके अनुसार जो था, जो ह्यूमनिटी है, मानवता जो है, वो लड़ाई और रेसिज्म, जातिवाद में ही बस सिमट के नहीं रहती है, अकॉर्डिंग टू हिम, है ना. तो रेसिज्म इज द राइट ऑप्शन. नाउ 29th क्वेश्चन कि व्हेन गिल्लू वाज हैप्पी ही मेड अ साउंड ऑफ व्हाट. तो जब वो खुश होता था गिल्लू, तो वो चिक चिक की आवाज़ निकालता था. तो बी इज द राइट ऑप्शन. नाउ 30th क्वेश्चन इज व्हाट द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ इन अ होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द डैश. जो ऑथर था उसको होपलेस सिचुएशन में वो अपने आप को पाया जब वह सिनेमा देखने गया था. ठीक है. 31st क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जिम नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट. यानी कि जिम के अनुसार ऐसा था कि कोई भी कुछ भी नहीं करता था. किसके रिगार्डिंग? इकोलॉजी. इकोलॉजी के रिगार्डिंग. ये चैप्टर में आप देखोगे, मी एंड द इकोलॉजी विद जो चैप्टर है, उसमें ये लाइन बार बार, मतलब जिम बार बार ये बताना चाहता है कि कोई सोचता नहीं है, कुछ कुछ करता नहीं है रिगार्डिंग टू इकोलॉजी, है ना. फिर है 32 क्वेश्चन की द कलर द गिलूज आइज वॉज, मतलब यहाँ पे ऑफ छूट गया है. द कलर ऑफ द गिलूज आइज वॉज, इट वॉज ब्लू. ठीक है. तो पिछली बार जो गलतियाँ थी मैंने उसको सुधारी है. तो अगली क्वेश्चन जो है अकोलियाज मदर स्ट्रक, मलाशा से उसने स्ट्रक करके मतलब मारा उसे. फिर नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सेट बाई. ये 34th क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई थी? तो इट वॉज सेट बाई जिम. ठीक है. अब अगला क्वेश्चन है फिर 35th की बिना पानी मोहंते इज़ अ वेल नोन डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर. तो वो किस टाइप के स्टोरी राइटर थे? कि वो उड़िया, है ना. चलिए अगला देखते हैं. 36th क्वेश्चन है कि मिस्टर गेजलर वॉज अ डैश. मिस्टर गेजलर क्या थे? ही वॉज ए शू मेकर. सो ए इज़ राइट ऑप्शन. नाउ मूविंग टू द 37th क्वेश्चन. 37 से 40 तक आपको इनडायरेक्ट स्पीच मिलेंगे, यानी कि नरेशन के क्वेश्चन मिलेंगे. वो आप कर लीजिए फटाफट, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कर दिए हैं. 37th क्वेश्चन है कि ही सेड वेयर इज़ माई कार. तो आंसर विल बी बी. ही आस्क्ड वेयर हिज कार वॉज. ठीक है. आप पूछेंगे, आगे चलेंगे. सुनीता सेड टू मी थैंक यू. सुनीता ने मुझसे कहा कि थैंक यू. तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सुनीता थैंक मी. ए इज़ द राइट ऑप्शन. 39th क्वेश्चन है माई फादर सेड टू मी गो होम. मेरे पिताजी ने मुझे आदेश ही तो दिया था. सो डी इज़ द राइट ऑप्शन, दैट माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम. ठीक है. अब है 40th क्वेश्चन कि आशा सेड आई नेवर ईट फिश. सो आंसर इज बी, दैट इज आशा सेड दैट शी नेवर ईट फिश, है ना. अब 41 से 44 तो क्वेश्चन जो हैं वो आपके वॉइस के हैं, है ना. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. तो 41st क्वेश्चन देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस ऑफ मिस्टर सिन्हा टीचेज अस फिजिक्स. क्या होगा? वी आर टॉट फिजिक्स बाई मिस्टर सिन्हा. ए इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ 42nd क्वेश्चन एक्टिव वॉइस ऑफ इज भोजपुरी स्पोकन बाई हर. तो आंसर है डज सी स्पीक भोजपुरी, है ना. 43rd क्वेश्चन है कि एक्टिव वॉइस ऑफ योर शूज शुड बी टेकन ऑफ. आंसर विल बी बी,
टेक योर शूज़ ऑफ, है ना। अब 44th क्वेश्चन देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस बनाना है। आई हेल्प द ओल्ड वुमेन, है ना। द आंसर इज द ओल्ड वुमेन वॉज हेल्प बाई मी। नाउ you have to put some of the prepositions that is over here. 45th question is what? Maya is suffering dash fever. From fever A is the right option. 46th में है she is known dash to me, तो to होगा, वो मुझे जानती है या फिर वो मेरी जानकार है। आंसर ए होगा। और 47th क्वेश्चन में है कि शीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स, यानी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, तो बी इज राइट ऑप्शन विथ। अब है 48th क्वेश्चन में कि द रूम इज़ फुल डैश पीपुल, लोगों से भरा हुआ था, तो इट वाज ऑफ, सी इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ 49 में आपको स्पेलिंग चेक करना अच्छे से, तो 49th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है ए जिलस, है ना। फिर यहाँ पे सी आप ये देख सकते हैं, ये बहुत आसान है, इसको आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। 51st का होगा क्वेरल, फिर 52 का होगा फियरी, फिर हम आते हैं 54 से, है ना। 53 से 57 तक हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे बनाने हैं हिंदी, ठीक है, हिंदी के इंग्लिश में। तो वह बाजार गया है, ही हैज़ गॉन टू मार्केट, ए इज़ राइट ऑप्शन। फिर 54th है तुमसे यह किसने कहा, तो आंसर इज़ हु सेड दिस टू यू, ठीक है, बी राइट ऑप्शन था 54 का। 55 में आते हैं तुमने गलती की है, तो डी राइट ऑप्शन है, यू हैव मेड अ मिस्टेक, है ना। फिर 56 है कि तस्वीर दीवार पर है, तो ए राइट ऑप्शन है, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। अब आते हैं 57 से 60 तक, तो इसमें भी हमें कुछ अच्छे से फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ही सॉ अ घोस्ट लास्ट नाइट, है ना, रात में उसने पिछली रात घोस्ट देखा था, भूत देखा था, बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द 58th क्वेश्चन, कीप क्वाइट वी आर डैश टू द प्राइम मिनिस्टर से स्पीच, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को सुन रहे हैं, तो लिसनिंग। तो 59th क्वेश्चन है द पोर्टर वॉज डैश ऑन द वॉल, इट वॉज हैंग्ड, तो बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ फिर 60th क्वेश्चन है रितेश डैश टुमारो, रितेश विल कम टुमारो, बी इज द राइट। और सेक्शन बी में हम डिस्क्रिप्टिव टाइप में आते हैं। सेक्शन बी में क्या है कि अभी आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, पैसेजेस को पढ़ना है। आपको मैं पहले बता दूं कि पहले के जो क्वेश्चंस थे सारे हमारे 60 क्वेश्चंस में से 50 अटैम्प्ट करने थे पिछली बार, और 50 नंबर के थे वो, है ना। 50 अटैम्प्ट करने के लिए 50 नंबर, और जो सेक्शन बी है वो भी 50 नंबर का होता था। तो अभी 7 नंबर के लिए 2 पैसेजेस हैं, इनमें से आप कोई एक भी चुन कर सकते थे ना, और करके। तो मैंने आपके लिए इन दोनों को क्या किया है, बना दिया है, उसके आंसर्स लिख दिए हैं, और फिर आपको वो हेल्पफुल होंगे। देखिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला पैसेज जो है उसको पहले रीड आउट कर लेते हैं, उसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि मैं इसमें टाइम लेने वाला हूँ, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। एमसीक्यूज तो आप देख सकते थे। चलिए, तो पहला पैसेज है कि वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर हेयर, है ना। हेल्दी हेयर लुक्स ब्यूटीफुल, हमें अपने बालों की केयर करनी चाहिए, और जो हेल्दी हेयर्स होते हैं वो सुंदर दिखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन बाई वॉशिंग रेगुलरली विथ शैम्पू, ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बालों को हमेशा क्लीन करना चाहिए वॉशिंग विथ शैम्पू से वॉश करके। दिस रिमूव्स द डर्ट एंड डस्ट एंड प्रिवेंट्स स्काल्प इन्फेक्शन, और इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो बालों के अंदर जो डर्ट होता है, जो डस्ट होता है, धूल मिट्टी जो भी होती है ना, वो सब दूर होते हैं, और साथ ही साथ प्रिवेंट करता है ये शैम्पू करने से, साफ़ करने से हमारे बालों में क्या प्रिवेंट करता है, स्काल्प इन्फेक्शन। स्काल्प मतलब होता है खोपड़ी, है ना, हमारे सिर की जो खोपड़ी स्कल होती है, तो स्काल्प इन्फेक्शन, उसमें जो स्काल्प मतलब जो लेयर होती है ना हमारे बालों की, बाल जिस पे लगे रहते हैं जो स्किन पे, उसको स्काल्प बोलते हैं। तो उसमें इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से आप बालों को धोते रहें। फॉर हेल्दी हेयर वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट, ये भी चीज़ एक ध्यान देने वाली है कि हमें अपने बालों का ध्यान रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, संतुलित आहार भी लेना चाहिए, विथ लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ग्रीन फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, अनाज होने चाहिए, फल होने चाहिए, है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे इफ़ होगा, इफ़ यू फॉलो हेल्दी रिजाइम ऑफ योगा वी कैन एन्जॉय हेल्दी हेयर एज इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड एजिंग। तो कहा जा रहा है कि अगर हम ढंग से योगा किया करें तो वी कैन एन्जॉय हेल्दी हेयर एज इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, क्योंकि अगर हम योगा करेंगे तो हमारी जो एजिंग की जो रफ्तार है, हमारी जो एज होने लगती है ना, हमारे बूढ़े होने की जो एज होती है, रफ्तार होती है, जिस तेज़ी से लोग बूढ़े हो रहे हैं उसकी रफ्तार को ये कम कर सकता है अगर हम योगा करें, तो यही बोला जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके लिए जो पैसेज से क्वेश्चन बन रहा है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन, हमें अपने बालों को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, तो बिकॉज इट कीप्स आवर हेयर डर्ट एंड डस्ट फ्री एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्काल्प इन्फेक्शन, ये आंसर हो जाएगा। फिर हाउ कैन वी गेट हेल्दी हेयर, है ना, तो आंसर होगा इसका कि फॉर हेल्दी हेयर
वी मस्ट हैव टू ईट अ बैलेंस डाइट विथ लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड सीरियल्स। तो हमें हेल्दी हेयर के लिए ये चीज़ें खानी पड़ेगी फॉर आवर बैलेंस डाइट। फिर क्वेश्चन है कि हाउ डज़ योगा हेल्प इन हैविंग हेल्दी हेयर। तो योगा कैसे हेल्प करता है हमारे बालों को स्वस्थ रखने में। तो आंसर इज एज योगा स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड एजिंग इन ह्यूमंस। तो कह रहा है कि जैसा कि हमें पता है कि योगा जो है ना वह इंसानों में जो उम्र ढलने की जो रफ्तार होता है उसको कम करता है योगा। इस वजह से हमें मतलब योगा को फॉलो करना चाहिए, है ना। फिर है कि व्हाट कॉजेज स्काल्प इन्फेक्शन। अच्छा, वो बालों में खोपड़ी में जो इन्फेक्शन होते हैं वो क्यों होती है स्काल्प मैंने आपको बता दिया था। तो इफ़ यू डोंट कीप आवर हेयर क्लीन एंड डोंट वॉश देम रेगुलरली टू रिमूव डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम देम देन इट मे कॉजेज स्काल्प इन्फेक्शन। तो रीज़न बताया जा रहा है कि अगर हम अपने बालों को साफ़ सुथरा नहीं करते, उन्हें रेगुलरली धोते नहीं हैं, तो हमारे सिर के बालों में से जो डर्ट हैं, जो डस्ट हैं, धूल मिट्टी हैं, वो नहीं निकलेंगी और इस वजह से स्काल्प इन्फेक्शन हो जाता है। अब देखिए, जो दूसरा पैराग्राफ था वो यहाँ से शुरू हो जाता है, उसका मतलब भी समझाऊंगा, उसके क्वेश्चन आंसर भी करा देते हैं। तो चलिए, आपको दोनों में से कोई एक ऑप्ट करना था, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे उसके क्वेश्चन आंसर्स कैसे सॉल्व करने हैं, कहाँ से आपको आंसर्स ढूंढने हैं, इसी में से ढूंढने होते हैं और वो किस तरीके से ढूंढने हैं वो आप इस क्वेश्चन आंसर्स को देख कर समझ जाओगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं कि एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट। उनके फूड हैबिट के बिहाफ पे जो एनिमल्स होते हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स आर कॉल्ड, उनको हर्बीवोरस बोलते हैं। जो जानवर प्लांट्स खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस बोलते हैं, जैसे कि काउज, शीप्स एंड जिराफ हर्बीवोरस हैं। कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज हु ईट फ्लैश और अदर एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लॉयंस। तो टाइगर एंड लॉयंस जो होते हैं एक ऐसे टाइप के जानवर होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो इन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। 2 टाइप के हो गए एनिमल्स। अब है सम बर्ड्स हु ईट फ्लैश आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। अब तीसरे टाइप के जानवर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब तीसरे टाइप की आपके कैटेगरी जो बांटी जाती है वो क्या है, स्कैवेंजर। स्कैवेंजर्स यानी कि जो बर्ड्स जो मांस खाते हैं उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं, जैसे कि ईगल्स एंड वल्चर्स हो जाएंगे। फिर है कि एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश आर कॉल्ड ओमनीवोरस लाइक द बियर्स। तो भालू जैसे जानवर जो होते हैं उनको ओमनीवोरस कहते हैं क्योंकि वो घास फूस और साथ ही साथ जो है फ्लैश मांस दोनों खाते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ खत्म होता है। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि हु आर कार्निवोरस एनिमल्स। तो कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज हु ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स लाइक टाइगर्स एंड लॉयन। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। कार्निवोरस उनको बोलते हैं टाइगर्स एंड लॉयंस जैसे जानवर जो कि दूसरों के मांस खाते हैं या फिर दूसरे जानवरों को खाते हैं, है ना। नेम द स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, तो सम बर्ड्स हु ईट फ्लैश आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स लाइक द ईगल्स एंड वल्चर्स। ईगल्स एंड वल्चर्स की भांति जो पक्षियाँ जो हो दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं उनको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। फिर तीसरा है कि व्हाट डू हर्बीवोरस एनिमल्स ईट। हर्बीवोरस एनिमल्स क्या खाते हैं, तो वो ईट प्लांट्स लाइक ग्रास, स्मॉल प्लांट्स, प्लांट लीव्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें खाते हैं वो लोग, है ना। अब है कि इन हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स। यानी कि फूड हैबिट्स के बिहाफ पे एनिमल्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो आंसर इज एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट, दैट इज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, स्कैवेंजर्स एंड ओमनीवोरस। ठीक है, ये सारे पार्ट्स आपने देख लिए हैं ऑलरेडी। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी आपको क्या होगा कि 2 पैराग्राफ मिलेंगे, उनमें से कोई एक चुनना है, आपको एक समझना है और उसके क्वेश्चन आंसर्स करने होते थे। पहले की बात कर रहा हूँ तो वो बताता हूँ क्या है कि यहाँ पे था कि द सन, द 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज फॉर्म द सोलर सिस्टम। यानी कि जो है सोलर सिस्टम किसके द्वारा फॉर्म होता है, सन के द्वारा। अगर सन को मिला लिया जाए, 8 प्लैनेट्स मिला लिए जाए और कुछ सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को अगर मिला लेते हैं तो सोलर सिस्टम फॉर्म हो जाता है। फिर है कि द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सेंटर कौन होता है, सन होता है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन ही है जो सोर्स का, यानी हीट का जो सोर्स है, हीट एंड लाइट का जो सोर्स है वो सोलर सिस्टम का वो सन ही है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इनमें 8 जो ग्रहों के नाम है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब वो बोला जा रहा है कि मरकरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। मरकरी जो है सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। तो इस तरीके से मैंने ये पैराग्राफ रीड आउट कर लिया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं एक एक करके कि व्हाट फॉर्म द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कैसे बना होता है, तो द सन, द 8 प्लैनेट, जो सन है 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स हैं, सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज रहते हैं, वो मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। अब है कि व्हाट डज द सन प्रोवाइड अस। सन हमें क्या प्रोवाइड करता है, द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी, हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। यानी हीट एंड लाइट हमें प्रोवाइड कराता है।
फिर क्या है कि हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम, कितने प्लैनेट्स हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। फिर है कि नेम द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के क्लोजेस्ट क्या प्लैनेट है, तो वो है मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अब फिर से दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं बिना देरी किए हुए। दूसरा पैराग्राफ है कि कोकोनट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड, जैसे कि हम बोलते हैं ना कोकोनट, तो ये बोला जा रहा है कोकोनट के बारे में पैराग्राफ है कि कोकोनट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण नट है ना। अब है कि नॉट ओनली इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ ऑल नट्स बट ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्रीज आर यूजफुल टू द मैन। कहा जा रहा है कि ये बस बड़ा नट ही नहीं है दुनिया का, बस उसके साथ ही साथ यह जो है इसके पेड़ का हर एक पार्ट इंसानों द्वारा यूज किया जाता है। किसके? कोकोनट ट्री का। तो कैसे? इट इज़ एन एलिगेंट पाम ट्री ग्रोइंग अप टू हाइट ऑफ 100 फीट, यानी कि इसका एवरेज जो हाइट होती है ना इसके पेड़ों की वो होती है 100 फीट तक। ठीक है। द फ्लैश ऑफ द ग्रीन कोकोनट इज यूज एज ए वेजिटेबल, इसका जो मतलब गुद्दा होता है ना, जो कोकोनट का जो ग्रीन कोकोनट जो होता है उसका गुद्दे को लोग सब्जियों बनाने में भी यूज़ करते हैं। द मिल्क इनसाइड द यंग नट इज़ यूज एज ए ड्रिंक, जो मतलब यंग नट इसलिए कहा जा रहा है कि जो बच्चा वाला एज में जो ग्रीन कोकोनट होता है उसका जो वाटर होता है आप अक्सर पिया भी करते होंगे, तो उसको हम ड्रिंक के तौर पर यूज़ करते हैं। रोप मैटिंग एंड ब्रूम्स आर मेड फ्रॉम द आउटसाइड लेयर विच प्रोटेक्ट द नट्स, यानी कि रोप मैटिंग एंड ब्रूम्स, झाड़ू बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, किससे? जो आपका ये कोकोनट होता है उसके आउटसाइड लेयर के हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये इसके बारे में आप जान गए पैराग्राफ। आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ एन एवरेज कोकोनट ट्री, एक एवरेज कोकोनट ट्री का हाइट क्या होता है, वो होता है 100 फीट। फिर है दूसरा क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज यूज एज ए वेजिटेबल, तो किस तरीके से यूज़ किया जाता है वेजिटेबल, कौन सा पार्ट कोकोनट का, तो फ्लैसी पार्ट ग्रीन कोकोनट का जो होता है वो वेजिटेबल के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर है कि व्हाट इज मेड फ्रॉम द आउटसाइड लेयर ऑफ द कोकोनट, कोकोनट के आउटसाइड लेयर से क्या बनाया जाता है, तो रोप मैटिंग एंड ब्रूम्स कैन बी मेड। ठीक है। अब है कि 2 सेंटेंसेस बनाने हैं कोकोनट एंड वेजिटेबल से एक, तो कोकोनट से बन जाएगा कोकोनट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। वेजिटेबल से और भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये बनाया कि वेजिटेबल्स आर द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ हर फूड, है ना, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। अब आते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, जो कि है कि एक मतलब आपको उसमें फिर से इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके जो पोएम दिया हुआ है उस पोएम को 2 पोएम दिए हुए हैं, उसमें से किसी एक को करना है, उसके 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं कि यहाँ पे है कि ए वेरी हंग्री माउस हु सेड आई विल डू जस्ट वॉट आई प्लीज snuck into a house one night and stole a chunk of cheese. He scampered down the passageway and thinking was very unprepared to see the shadow of a cat. मतलब कहने का मतलब है इसमें बोला जा रहा है, एक इसको मैं सारांश बता देता हूँ, इसका समरी बताता हूँ। ये पोएम में बताया जा रहा है कि एक बहुत हंग्री माउस यानी कि बहुत भूखा चूहा जो था वो बोला आई विल डू जस्ट वॉट आई प्लीज़, मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ है ना मैं उसको करूँगा, मतलब जो मेरी तमन्ना है वो मैं करूँगा। और स्नक इनटू ए हाउस ऑन नाइट, और रात में वो किसी घर में घुस जाता है और चीज़ चुरा के खाने लगता है। ठीक है। ही स्कैम्पर्ड डाउन द पैसेज वे एंड थिंकिंग दैट वॉज वेरी अनप्रिपेयर टू सी द शैडो ऑफ कैट, मतलब वो एक बिल्ली का परछाई देखता है और वो पैसेज वे यानी कि जिस गलियारे से वो जा रहा था उसमें वो डर के दुबक जाता है और सोचता है कि ये तो मैं बिल्कुल इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं उसके लिए बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड था। तो इस तरीके से एक छोटी सी पोएम के बारे में लिखा गया है और आपको इससे समझ के क्वेश्चन बनाना था। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द हंग्री माउस से, हंग्री माउस से क्या कहता है, तो वो तो लिखा हुआ है डायरेक्टली कि आई विल डू जस्ट व्हाट आई प्लीज, ये लिख दोगे आप। फिर है कि व्हाट डिड ही स्टील, स्टील मतलब चुराना, उसने क्या चुराया, तो द माउस स्टोल ए चंक ऑफ चीज़, है ना। फिर है कि व्हाट वाज ही नॉट प्रिपेयर टू सी, वो किस चीज़ को देखने के लिए प्रिपेयर नहीं था, तो ही वॉज वेरी अनप्रिपेयर टू सी शैडो ऑफ कैट, मतलब एक बिल्ली के परछाई को जो उसने देखा उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं था। चलिए अब एक और पोएम है उसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, उसका भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लिए कर दिए हैं। मैं इसको जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप इस पोएम को देखो और मैं इसका जस्ट क्वेश्चन आंसर नीचे शेयर करूँगा, उसका स्क्रीनशॉट आप लेकर समझ लेना। फिर भी मैं बताता हूँ कि इस पोएम में क्या है कि व्हाट वाज इंडिफरेंट मीन, इंडिफरेंट का मतलब जो होगा इस पोएम में वो है कि मैंने आंसर लिख दिया है कि सैड आइज़, है ना, नम आँखों को डिनोट किया गया है। आप पढ़ लेंगे पोएम तो फिर समझ में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, पोएम जो था किस चीज़ के बारे में था, तो आंसर इज द पोएम वाज अबाउट द फ्रेंडशिप। सो द पोएम वाज अबाउट द फ्रेंडशिप। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट फील समटाइम, पोइट जो है क्या क्या फील करता था कभी, तो द पोइट फील दैट ऑल हर ब्यूटी इज़ लॉस्ट। इसमें एक लड़की को भी दर्शाया गया है मेरे हिसाब से पोएम के अनुसार, तो ब्यूटी इज़ लॉस्ट यानी कि जो लड़की है उसकी सुंदरता खो रही है, इस चीज़ को दर्शाया गया है। ठीक है, कभी कभी ऐसा फील होता है उसको।
आंसर आप क्वेश्चन करते हैं, ये अब 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे 5 into 2, यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, है ना। आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें से अब देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। उसको मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन है पहला कि हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले हचिंसन वॉस्ट, है ना। उस चीज़ में कौन था चीफ कैरेक्टर? The answer is the chief character in play was an elderly corn merchant in a small Irish country town. The poor man had lot of anxieties in his life and at the same time he was of weak heart. यानी कि जो चीफ कैरेक्टर था इस कहानी में वो कौन था? वो एक एल्डरली यानी कि एक बूढ़ा कॉर्न मर्चेंट था, व्यापारी था स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन का, है ना। द पुअर मैन हैड लॉट ऑफ एंग्जाइटी, उसको बहुत सारी परेशानियाँ थी उसकी लाइफ में और उसी टाइम वो अपने दिल से भी बहुत कमज़ोर था, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्क्वायरल्स लाइफ स्पैन, एक गिलहरी का जीवन का जो लाइफ ड्यूरेशन होता है वो क्या है, मतलब कितने साल तक जिंदा रहती है स्क्वायरल। सो स्क्वायरल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ बारली 2 years, हार्डली 2 साल तक जीवित रहते हैं वो। स्क्वायरल्स आर ब्यूटीफुल अदर दैन द एनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो दूसरे ज़्यादा जानवरों से ज़्यादा सुंदर होते हैं वो, है ना। अब क्वेश्चन है कि वाई आर द यंग विजिटर्स रिप्रीमेंडेड इन वंस अपॉन अ टाइम, चैप्टर है उसमें वो क्यों रेप्रीमेंडेड हो जाते हैं, यानी कि रेप्रीमेंडेड का मतलब होता है कि फटकार लगाना, यानी कि क्यों गुस्से में क्यों आ जाते हैं। तो आंसर इज द फॉर पैरेडिंग द पावर एंड हर हेल्पनेस द यंग विजिटर्स आर रेप्रीमेंडेड, यानी कि वो औरत की जो थी ना पावर पता करना चाहते थे और उसकी जो निर्बलता था उसको देखना चाहते थे। सो नाउ व्हाट डज द इंडियन सिनेमा नीड टुडे, इंडियन सिनेमा की क्या ज़रूरत है आजकल? तो द इंडियन सिनेमा नीड्स टुडे इज़ नॉट मोर ग्लॉस, वो ज़्यादा चकाचौंध नहीं चाहती, बट मोर इमेजिनेशन, उसको ज़रूरत है, मतलब ग्लॉस की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चकाचौंध करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको इमेजिनेशन की ज़रूरत है। अपने इंडियन सिनेमा में इमेजिनेशन, जो सोच बढ़ेगी तो कंटेंट अच्छे आएंगे, है ना। मोर इंटीग्रिटी और एकाग्रता चाहिए एंड अ मोर इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मीडियम, जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं जिसकी बाध्यता है, लिमिटेशन है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इंटेलिजेंट अप्रिशिएशन, है ना, उसको और बढ़ावा देना चाहिए और हम उससे तभी आगे निकल सकते हैं, है ना। फिर है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं? द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन कल्चर इज़ दैट इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी थॉट्स कल्चर एंड आइडियाज़, जो हमारा इंडियन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण है, ब्लेंड है ना, एंड थॉट्स कल्चर एंड आइडिया, इन सबों का मिश्रण है। एंड इन स्पाइट ऑफ डेराइवेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेज एंड द कंसिक्वेंट वैराइटीज ऑफ फॉर्म्स एंड टाइप्स देयर इज रिमार्केबल यूनिटी ऑफ स्पिरिट इन इंडिया। कहा जा रहा है कि भले ही इन स्पाइट ऑफ के बदले में, किस चीज़ के बदले में? डेरिवेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेज, हमारा जो हमारे देश की जो क्या कहते हैं इंडियन कल्चर है वो बहुत सारे देशों का मिश्रण है, सोर्स बहुत सारे देश हैं, तो वहाँ से हमने अडॉप्ट करी है, वैरायटी है बहुत सारी, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ इंडिया में यूनिटी है, यही बताया जा रहा है। फिर एफ नंबर है कि हाउ कैन एलर्जी बी ट्रीटेड, एलर्जी कैसे ट्रीट की जा सकती है? तो देयर आर 3 जनरल अप्रोचेज टू ट्रीटमेंट ऑफ द एलर्जिक डिजीज, जैसे कि आप अगर एलर्जेंस के अवॉइडेंस करते हैं तो आप बचा सकते हैं। फिर मेडिकेशन टू रिलीव सिम्टम्स, जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं उसका मेडिकेशन किया जाए, और साथ में एलर्जी शॉट्स, यानी कि कुछ एलर्जी शॉट्स का मतलब होता है एलर्जी होने पर जो सुई लगती है ना, कहते हैं इंजेक्शन पड़ता है, उसको हम एलर्जी शॉट्स बोलते हैं। चलिए अब है कि व्हाट डज द पोइट से अबाउट द पोर्टर, पोइट क्या कहता है पोर्टर के बारे में? द पोइट से अबाउट द पोर्टर दैट द पोर्टर इज वियरिंग अ ब्लैक कैप विच इज़ डर्टी एंड हैज़ स्टेन मार्क ऑन इट ड्यू टू हिज स्वेटिंग, यानी कि पसीने की वजह से जो पोर्टर है ना उसके टोपी पे दाग धब्बे लग गए हैं और वो बहुत ही डर्टी रहता है, ऐसा करके बोलते हैं उनके बारे में। हिज बॉडी वॉज इन्फेक्टेड बाई फ्लीज एंड लाइस, ऑल्सो हिज बॉडी एमिट्स ए सल्फर लाइक सोर स्मेल, यानी कि उसकी जो बॉडी है वो कीड़े मतलब जुए वगैरह उसके बालों में पड़ गए हैं और साथ ही साथ उसकी जो शरीर से बदबू आती है सल्फर की जैसी, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एच नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन है कि वाई डिड द पोइट प्रे टू द विश यील्डिंग ट्री, पोइट ने क्यों प्रे किया विश यील्डिंग ट्री के सामने जाके? तो आंसर इज द पोइट प्रे टू द विश यील्डिंग ट्री टू फुलफिल हिज विशेज एज टू गेट पॉट ऑफ गोल्ड, ताकि उसने विश इसलिए किया ताकि उसकी जो विशेज थी वो पूरी हो जाए, एंड विश थी कि उसको घड़ा मिले सोना से भरा हुआ, है ना। अब है कि व्हेन डज ए पॉलिथीन बैग्स मेक अ नॉइज, पॉलिथीन बैग नॉइज कब करता है? तो व्हेन द पॉलिथीन बैग्स टच्ड देन इट मेक अ श्रिल क्राइंग नॉइज, तब वो आवाज़ करता है। जाहिर सी बात हमें पता ही है कि जब उसको टच करते हैं तो आवाज़ करता है ना। अब है कि वाई आर राधाज फ्रेंड्स
वरीड इन थिनर देन ए क्रिसेंट, जो पोएम है थिनर देन ए क्रिसेंट, इसमें राधा की फ्रेंड जो थी वरीड क्यों थी, परेशान क्यों थी? तो राधाज हेल्थ वॉज डिकेइंग डे बाई डे, राधा की जो हेल्थ थी वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एज हर हर्ट वॉज डीपली हर्ट एंड कन्फ्यूज, जो इसका दिल था वो बहुत ज़्यादा घायल हुआ था और कन्फ्यूज था। सी हैज़ बीन क्राइंग कंटिन्यूसली, वो लगातार रोए जा रही थी राधा। सी हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हर लवर एंड दिस पेन हैड मेड हर थिन एंड वीक, वो अपने लवर से दूर हो चुकी थी, इस वजह से इस चीज़ की दर्द उन्हें कमज़ोर करी जा रही थी और दुबली होती जा रही थी वो। अब देखिए यहाँ पे है एक पैराग्राफ लिखना है, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं इसको अभी नहीं पढ़ा सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आपको यहाँ पे देख के समझना होगा। अगर कोई क्वेरी है मुझे प्लीज़ मैसेज करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे कमेंट कर सके, सॉरी व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, उसका भी मैं व्हाट्सएप नंबर लिख दूँगा आपके लिए, या फिर आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके जो 5 टॉपिक थे ना पिछले क्वेश्चन पेपर में, उनको सबको मैंने बाकायदे लिख के यहाँ पे रखा है आपके सामने। तो पैराग्राफ राइटिंग में आपको 5 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से एक करना था, तो मैंने आपके लिए 5 कर दिए हैं। आपको जो भी सही लगे आप उसको समझ सकते हैं। जैसे कि ये विलेज फेयर है ना, इसका मैंने लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, हॉस्टल लाइफ। इसके लिए भी मैंने 60 से 70 वर्ड के लिमिट में ही लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। टेलीविज़न जो है तीसरा नंबर टॉपिक था, है ना, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं चौथे नंबर टॉपिक पे, जो कि है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट जो था टेररिज्म पे था, है ना, वो भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 6 से 11 तक के क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, एनी 3, 6 से 11 तक 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से आपको 3 ही करने हैं। तो मैंने भी 3 ही किए हैं, है ना, क्योंकि अब ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने 3 ही करके छोड़ दिया है। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लेके पूछ सकते हैं, मैं बार बार यही बोलूँगा आपसे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। जैसे कि नोटिस लिखना आपको सीखना है, तो मैं नोटिस के लिए थोड़ा बता दूँ। इसमें नोटिस लिखना है, सुरेश एक सेक्रेटरी है कल्चरल क्लब का, स्कूल का, और आपको 50-60 वर्ड में इन्फॉर्म करना है बच्चों को कि कल्चरल इवेंट एक होने वाला है आपके स्कूल में, उसके बारे में आप नोटिस लिखिए। तो मैंने नोटिस का एक फॉर्मेट दिखाया आपको यहाँ पे, देखिए ध्यान से, कि आपको कभी भी नोटिस जो लिखना होगा वो आपको एक बंद बक्से में लिखना होता है। तो आपको कवरिंग करना होगा, ऐसे बॉक्स बनाना होगा, फिर टॉप पे आप लिखेंगे स्कूल का नाम, एड्रेस, फिर यहाँ पे नोटिस बीच में लिखेंगे। बिल्कुल यही फॉर्मेट आप फॉलो कीजिएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे जो टॉपिक पे आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा था कल्चरल इवेंट के लिए है, तो आप उसको लिखेंगे कल्चरल इवेंट, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डेट इसी फॉर्मेट में डेट लिखा जाता है, वो भी आपको सही से लिखना है। और यहाँ पे बस इन्फॉर्मेशन लिख देनी है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, किस टाइम पे होने वाला है, क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया था वैसे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद से जो नाम था और जो पद था उस बच्चे का, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो ये नोटिस राइटिंग थी। अब है अगला क्वेश्चन कि आपको रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट के लिए भी मैं बता दूँ, फॉर्मेट जो होता है वो वैसा ही होता है, बॉक्स में आपको बनाना होता है, और साथ ही साथ इसको आप बिल्कुल लिमिटेड रखें, टू द पॉइंट रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट जो है पटना हुई है, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है, तो मैंने ऐसे रिपोर्ट बना दिया ऑलरेडी, आप इस पर देख के समझ सकते हैं, आसान भाषा में लिखा मैंने बहुत, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था आपके लिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि यहाँ एक एप्लीकेशन लिखना था, है ना, तो वो भी मैंने एक फॉर्मेट दिखा दिया है, और इसके बाद से मैं उसको भी आपको शो कर देता हूँ। देखिए अब आप स्क्रीनशॉट फिर से ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करे थे मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। बाकी के 2-3 क्वेश्चन मैं कर नहीं पाया क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा था और वीडियो जल्दी लानी थी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी कवर किया है। तो इस तरीके से आशा करता हूँ आपको जो भी चीज़ें थी वो मैं क्लियर करा पाऊँगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछें, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके जो भी सजेशंस हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रूर देते रहें साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।